नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। और ये क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट 3 है। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट जो हमने अभी हाल ही में होने वाली परीक्षाओं के लिए जारी किए हैं, आप इनको भी ज़रूर देखिए। और सभी विषयों की संपूर्ण क्लासेस, आप जीएस की क्लास देखिए, करंट अफेयर की क्लास, हिस्ट्री, जियोग्राफी, उसके बाद साइंस, बहुत ही महत्वपूर्ण और एकदम लाजवाब वीडियोज़ हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगे। उनको आप ज़रूर देखें और ये देखें कि ये जो क्लास है ये आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें जो कि कोई भी परीक्षा में वो बैठ रहे हैं, तो ये क्लास उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए शुरू करते हैं। और हाँ, आपको ये ज़रूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर इसमें राइट किए, उसको आपको बताना है। और साथ ही अगर क्लास अच्छी लगे तो एक प्यारी सी कमेंट आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। और इसके अलावा आपको अगर और भी किसी टाइप के वीडियोस चाहिए तो आप बताइए, उसके लिए वीडियो आपके लिए तैयार किए जाएंगे। तो हम बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास, और इस क्लास के बारे में आप हमें ज़रूर अवगत कराइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। दोस्तों, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आप हमें बताएं। ऑप्शन ए एल्युमिनियम, बी तांबा, सी जस्ता, डी इस्पात के लिए। तो खेतड़ी कहाँ पे है दोस्तों? तो ये सीधा ही इसमें क्वेश्चन में लिख रहा है कि राजस्थान में है। ये प्रसिद्ध किसके लिए है, आपको अपने आंसर क्लिक करना है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो खेतड़ी का संबंध किससे है, तांबा से है। और ये तांबे के लिए बिल्कुल फेमस है। और इसे आप जो है इसके रेफरेंस को देखिए कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये जो खेतड़ी है, ये राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी अपने तांबे के भंडार के लिए जाना जाता है, जो भारत में सबसे बड़ी तांबे की खानों में से एक है। और यहाँ दोस्तों सांद्रक और रिफाइनरी है जो तांबे का उत्पादन करती है। दोस्तों, इसी तरह आपको सभी प्रश्नों के रेफरेंस आपको कराए जाएंगे। ये टॉप क्वेश्चंस हैं जिसमें आप इनके एक्सप्लेनेशन को भी देखते हुए चलेंगे तो आपके इसमें कम से कम जो है 100 क्वेश्चंस आपके आज रेडी होने वाले हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? ब्यास नदी, चिनाब, झेलम, रावी। इसे बताइए, सलाल बिजली परियोजना कहाँ पर और किस नदी पर है दोस्तों? तो क्या ब्यास नदी पर है, चिनाब पर है, रावी पर है, झेलम पर है? इनमें में से कौन सा आंसर सही है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी पर जो हमारी सलाल पनबिजली परियोजना स्थित है, इसे हमें याद रखना है। और आपका आंसर, आपने क्या आंसर क्लिक किया, इसे हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके रेफरेंस को आप देखिए जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चंस के रेफरेंस को भी समझते हुए चलना है। दोस्तों, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो ये सलाल पनबिजली परियोजना कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में ये चिनाब नदी पर एक रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना है। दोस्तों, इसके अंतर्गत 690 मेगावाट की विद्युत क्षमता स्थापित की गई है। ये चिनाब नदी की जल विद्युत क्षमता का उपयोग किया जाता है। कितना किया जाता है? तो 690 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ चिनाब नदी की जल विद्युत क्षमता का उपयोग किया जाता है। जम्मू कश्मीर की परियोजना से उत्पन्न ऊर्जा जो है ये 12.5% जो प्राप्त होता है, ये जम्मू कश्मीर को प्राप्त होता है। और इसके बाद जो इसका आप देखें कि करीब 87% जो है उत्तरी ग्रिड को प्रेषित किया जाता है। उत्तरी ग्रिड में किसको किसको? हमारा पंजाब को भी बिजली मिलती है, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में वितरित किया जाता है। तो आप देखें कितनी महत्वपूर्ण ये हमारी पनबिजली परियोजना है, जिसे आपको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? वाडीवास, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, बक्सर का युद्ध। बक्सर कहाँ है दोस्तों? प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ? पानीपत का युद्ध कहाँ हुआ? वाडीवास का युद्ध कहाँ हुआ? आप बताएं इसको। और आइए इसके रेफरेंस को देखते हैं, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल छाप दीजिए। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? दोस्तों, जो प्लासी का युद्ध हुआ था, इस प्लासी के युद्ध में ये दोस्तों सिराजुद्दौला जो था बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था, जिसने 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई में मारा गया था दोस्तों। और इसकी सेना जो थी ये रॉबर्ट क्लाइव, मतलब किससे लड़ा था? तो रॉबर्ट क्लाइव से हुआ था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। उसके शासन के अंत में दोस्तों बंगाल और बाद में पूरे दक्षिण एशिया पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत को चिन्हित करता है। तो प्लासी की लड़ाई है। पानीपत के 3 युद्ध होते हैं। पहला युद्ध 1526 में होता है,
ठीक है। दूसरा युद्ध 1556 में होता है। तीसरा कब होता है इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। बक्सर का युद्ध कब होता है तो 1764 में होता है। बक्सर कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। इसे आप जरूर याद रखिए। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी। यही आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि जो हड़प नीति है इसका कट्टर समर्थक कौन था, तो ये हमारा लॉर्ड वेलेजली था। दोस्तों इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लें। यह जो है एक रियासतों की विलय की नीति थी। कौन सी? ये हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है। दोस्तों जो 1848 से लेकर 1856 के बीच में ये ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे। कौन? लॉर्ड डलहौजी। और इसी समय देखें कि यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित था कि शासक आश्रित राज्य का शासक निसंतान मर जाता है। जैसे झांसी की रानी के मामले में देखें आप, तात्या टोपे, नाना साहब के मामले में आप देखें, ठीक है। ऐसे बहुत से राज्यों को उन्होंने हड़प लिया था। और किसी अवध को तो किस हिसाब से कि वहाँ पर शासन तंत्र अच्छे से नहीं चल रहा है, इसलिए उसको हड़प लिया गया था। तो ये जो है अगर कोई ऐसे मर जाता था निसंतान, तो राज्य पर शासन करने का अधिकार संप्रभु को वापस या व्यपगत हो जाता था। इसी हड़प नीति को व्यपगत का सिद्धांत भी कहते हैं और अंग्रेजी में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा। इसको लाने वाला कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के राज्य को भी इसी व्यपगत सिद्धांत के तहत लॉर्ड डलहौजी ने हड़प लिया था। इसे आप याद रखिएगा। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे बताइए? हर्ष के समय एक प्रसिद्ध नाटककार थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति थे, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से आपका आंसर क्या है दोस्तों? आपको उसे बताना है कि आपने क्या इसमें सही आंसर क्लिक किया। तो देखिए आप कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धन्वंतरी को एक भगवान के रूप में पूजा किया जाता है। जो हमारे गुप्त सम्राट, इसी समुद्रगुप्त जो है इसी गुप्त सम्राट के शासक थे। तो जो धन्वंतरी हैं ये समुद्र गुप्त के जो है देखेंगे, जो इन्हीं के वंशजों में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के 9 रत्नों में शामिल थे। आपने अकबर के 9 रत्नों को पढ़ा है, और आप जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के भी 9 रत्नों को आप जानिए कि इन्हीं के 9 रत्नों में शामिल थे धन्वंतरी, जो एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, एक डॉक्टर थे। निम्नलिखित विदेशी यात्रीगण किस क्रम में भारत आए थे? पहले कौन आया था आपको बताना है। ह्वेनसांग पहले आया था, फाहियान पहले आया था, या थॉमस रो पहले आया था? इनमें से कौन पहले आया था उसके बारे में आपको बताना है। आपके ऑप्शन 1, 2, 3 ये दिए गए हैं। इनमें से बताना है कि पहले इनके क्रम को आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका आप टिक करने की कोशिश करें। बताएं कि इसमें कौन सा आंसर सही है। आइए देखते हैं कि दोस्तों ये जो विदेशी यात्री गण हैं ये कौन पहले पहले आते हैं। पहले फाहियान आता है। फाहियान कब आता है दोस्तों? फाहियान एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो 399 से 414 के दौरान भारत आया था। तो पहले कौन आया? पहले फाहियान आया। फाहियान के बाद कौन आता है दोस्तों? आपके ह्वेनसांग आते हैं। ह्वेनसांग कौन थे? ये भी एक चीनी बौद्ध था जो 627 से 643 ईस्वी के बीच रेशम मार्ग से भारत आया था। इसे आपको याद रख लेना है। और थॉमस रो इसके बाद आते हैं, जो मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आते हैं। कब आते हैं? तो 1615 ईस्वी में आते हैं। और ये एक ब्रिटिश राजदूत था। और इसी के जाने के बाद इसने ऐसा वहाँ संकल्प बताया कि जो है भारत का मुगल शासन धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है और यहाँ पे अब सत्ता को अपने स्थापित किया जा सकता है। तो देखिए कि 1707 तक तो इनकी सत्ता अच्छे से स्थापित नहीं हो पाती है, लेकिन औरंगजेब के मरने के बाद इनकी सत्ता स्थापित हो जाती है। और इसी के बाद देखिए कि प्लासी का युद्ध भी 1757 में होता है। तो ये प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 को आप जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत प्रथम बार आया था बताइए। आपका आंसर क्या? 1928 में आए थे, 1919 में आए थे, 1926 में आए थे, या 1925 में आए थे? आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि साइमन कमीशन कब आए थे और इसके बारे में आप क्या क्या जानते हैं उसके बारे में भी इसी क्लास में हम आपको बताएंगे। आइए देखते हैं, 1928 में आए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा पहली बार कब आया था? 1928 में साइमन कमीशन आया था। ये प्रश्न पूछने का एक तरीका है। और आगे देखें कि दोस्तों ये जो साइमन कमीशन था ये 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था, जिसका गठन स्टेनली बाल्डविन के अधीन ब्रिटेन की कंजरवेटिव सरकार द्वारा 8 नवंबर 1927 को किया गया था।
तो मतलब 27 को किया जा रहा है और आएगा कब, तो ये कब आ रहा है, तो 1928 में भारत पहुंच रहा है। दोस्तों इसका लक्ष्य क्या था कि 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुए थे, इसकी जांच करना था। किसका लक्ष्य, साइमन कमीशन का लक्ष्य यही था, जिससे यह पता लग सके कि भारत इस लायक का हो गया है कि यहाँ के लोगों को संवैधानिक अधिकार क्या दे दिए जाएं। क्योंकि आप देखें कि इसी समय पूर्ण स्वराज्य की भी मांग चल रही थी, और आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखा तो उस क्लास को जरूर देख लीजिए, बहुत अच्छे से उसमें इन चीज़ों को बताया गया है। दोस्तों ये जो सर जॉन साइमन है, इनके नेतृत्व में यह आयोग 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। और ये पूछ लिया जाए भारत में कहाँ पहुंचा, तो भारत में मुंबई पहुंच रहा है, इसे भी आपको याद रख लेना है। अगला देखें क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। लाहौर, लखनऊ, कराची या बम्बई, इनमें कहाँ से किस अधिवेशन में रखा गया था, इसका आपको सही आंसर टिक करना और बताना है कि कौन से अधिवेशन में ये कारनामे होते हैं। आइए देखते हैं कब कब हो रहा है ये। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। दोस्तों कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ये हुए कब थे, तो 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। आप देखें कि इसी के बाद जो है जब ये साइमन कमीशन कब आता है, 1928 में आता है। और 1928 में जब वो आके वापस चला जाता है, तो इसके बाद हम अपने पूर्ण स्वराज की मांग उठाना चालू करते हैं। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य लक्ष्य घोषित किया गया था। इसने दोस्तों कांग्रेस के लक्ष्य को सीमित स्वायत्तता या प्रभुत्व की स्थिति के बजाय पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में स्थापित किया। मतलब इसके पहले देखें कांग्रेस ये चाहती थी भाई हमको सीमित स्वायत्तता दे दो, जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उस टाइप वाला, लेकिन उसमें पूर्ण स्वतंत्रता हमारे पास नहीं थी उस समय तक भी। तो एक सीमित स्वायत्तता या प्रभुत्व जो है संप्रभुता हमें प्रदान कर दी जाए, लेकिन इस चीज़ को इग्नोर करके वर्ष 1929 में जो है पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और इसीलिए प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कहाँ की गई, तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई, इसे आपको याद रखना है। अब इनका मिलान करके आपको बताना है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया, गदर पार्टी का गठन किसने किया, मित्र मेला का गठन किसने किया, होम रूल लीग का गठन किसने किया। तो इनके सब के बारे में आप हमें बताएं, इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपका सही है, कौन सा आंसर आपका सही है। आइए देखते हैं इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये जो हमारा ऑप्शन 3 है, इस 3 में जो है दोस्तों आप देखिए कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। उसके बाद गदर पार्टी आप जानते हैं लाला हरदयाल जी ने किया था। उसके बाद मित्र मेला को देखें बीडी सावरकर जी ने किया था, ये बिल्कुल एकदम सामने है। और होम रूल लीग जो है एनी बेसेंट ने किया था। होम रूल लीग दोस्तों वर्ष 1916 के दौरान इसका गठन हुआ था। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो होम रूल लीग है एक एनी बेसेंट के नेतृत्व में खड़ी होती है और दूसरी बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में खड़ी होती है। ये अप्रैल और सितंबर की बात होती है, अप्रैल में जो है और एक सितंबर में। तो एक होम रूल लीग के गठनकर्ता बाल गंगाधर तिलक होते हैं और दूसरी की जो है एनी बेसेंट जी होती हैं। तो इसे आपको याद रख लेना है। इस प्रश्न का आप उत्तर आप देख चुके हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस, गदर पार्टी लाला हरदयाल, मित्र मेला बीडी सावरकर, होम रूल लीग एनी बेसेंट कब किया था, तो 1916 में किया था। आपको इसे याद रख लेना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय सेना जो आप आर्मी देख रहे हैं पहली बार 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा गठित की गई थी, जिन्होंने आईएनए को इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। ठीक है। गदर पार्टी लाला हरदयाल द्वारा 1913 में भारत की ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह का आयोजन करने के लिए गठित किया गया था। माफ कीजिएगा। मित्र मेला इसका जो है विनायक सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर ने 1899 में कहाँ किया था, तो नासिक में किया था। और यह एक क्रांतिकारी गुप्त समाज जो है ये मित्र मेला का जो है इन्होंने शुरुआत किया। तो होम रूल लीग आप देखिए दोस्तों कि भारत में एक ही नाम के 2 अल्पकालिक संगठन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए थे। अप्रैल और सितंबर में ये स्थापित किए गए थे। तो एक क्रमशः अप्रैल में किसने किया, अप्रैल में किया था बाल गंगाधर तिलक ने, और सितंबर में किसने किया था, तो सितंबर में एनी बेसेंट द्वारा इसका गठन किया गया था। इसके फुल रेफरेंस को आप समझते चलिए और आपको इससे पता चलेगा कितने प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं। मौर्यकालीन भारत के
विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है? ह्वेन-सांग, फाहियान, मेगास्थनीज या इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज थे। आइए मेगास्थनीज के बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों मेगास्थनीज जो था ये सेल्यूलिड वंश के सेलूकस प्रथम के राजदूत के रूप में जो है ये भारत आए हुए थे। और ये मेगास्थनीज ने ये इनके राजदूत थे। किसके राजदूत थे? तो सेलूकस प्रथम के राजदूत थे। सेलूकस प्रथम किस वंश के थे? तो सेलूसिड वंश के थे। सेलूकस प्रथम के राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का विवरण लिखा है, जिसे इंडिका के नाम से जाना जाता है। किसका विवरण लिखा है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का विवरण इन्होंने लिखा है। इसे भी आपको याद रखना है कि मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका में किस शासक का वर्णन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का इसमें वर्णन है। दोस्तों मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लगभग 5 साल रहा। कब से कब तक रहा? तो 302 से 298 ईसा पूर्व तक जो है ये हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये रहे। दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। अब इसका मिलान आप करिए और बताइए कि क्या क्या सही है इसमें। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? और सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? इसे आपको बताना है। तो दोस्तों आप बताइए इसका आंसर क्या है कि जो इसका सही आंसर, आइए हम आपको बताते हैं और आपने क्या इसमें सही आंसर टिक किया। आपको इनके सभी के बारे में हम विस्तृत तरीके से बता रहे हैं। देखिए उसको देखते चलिए कि दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। और सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? महात्मा ज्योतिबा फूले ने किया था। इसे भी आपको याद रख लेना। तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती और सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले को आपको याद रखना है। तो जो ऑप्शन 2 है ये मिलान वाला आपका सही हो जाएगा। तो आप बताते चलिए दोस्तों और आप ये कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए कितनी महत्वपूर्ण क्लास है। और हाँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के नाम से है, इसी के नाम से हमारा चैनल भी है और इसी के नाम से हमारा जो है यूट्यूब भी चैनल है और टेलीग्राम भी चैनल है। इसे आपको ज़रूर याद रखना है और इसको ज्वाइन करना है। आपको सभी प्रकार के पीडीएफ इसमें मिल जाएंगे। दोस्तों हमारे चैनल पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस चलाई जा रही हैं। इस प्रश्न का आप उत्तर बताइए। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? तो सभी विषयों की जो क्लासेस हैं वो भी आप जरूर अटेंड करिए और आपको सब्जेक्ट वाइज आप हमारी प्लेलिस्ट का एक बार अध्ययन करें। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी विषयों के महत्वपूर्ण वीडियोस मिलेंगे। आप उन्हें देखिए और उनसे अपने और अपने दोस्तों का भी फायदा करवाइए। इस प्रश्न का आप उत्तर बताइए। बसंत विषु कब होता है? क्या 22 दिसंबर को होता है, 23 सितंबर को, 21 मार्च को या 18 जून को? दोस्तों तो ये बसंत विषु कब होता है इसके बारे में आपको हम फुल रेफरेंस देते हैं और बताते हैं कि क्या होता है बसंत विषु। दोस्तों ये कब होता है बसंत विषु? 21 मार्च को होता है। मार्च विषु जो होता है, जो 21 मार्च वाला है, उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों बसंत विषु 21 मार्च को होता है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद विषु के रूप में जाना जाता है। हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में जब बसंत विषु इसे कहेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में से शरद विषु के रूप में जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषु 20 या 21 मार्च को होता है। 21 मार्च की आपके आंसर में दिया गया है। और अगर इसी चीज़ को हम बसंत विषु को ही जो है दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाए तो ये दक्षिणी गोलार्ध में 22 या 23 सितंबर को होता है, जो आपकी इस ऑप्शन में दिया गया है। तो इसे भी आपको जरूर याद रखना है। और कब होता है बसंत विषु? 21 मार्च को होता है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है उत्तरी गोलार्ध में कब होगा? तो ये जो उत्तरी गोलार्ध का है, उत्तरी गोलार्ध में है और इसी को अगर दक्षिणी गोलार्ध में पूछ लिया जाए तो आपका 23 सितंबर सही हो जाएगा। इसलिए इतने कन्फ्यूजिंग ऑप्शन आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, जिसे आप हमारी स्मार्ट स्टडी क्लासेज 77 की यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। आइए इसके बारे में बताइए, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, इसको ध्यान देना है, सही नहीं है। औरंगजेब की मृत्यु 709 ईस्वी दिया गया है। 622 ईस्वी में मुस्लिम युग का प्रारंभ, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध, 78 ईस्वी शक संवत की शुरुआत। अगर आपने हमारी क्लास को बहुत अच्छे से जो है इसी क्लास को सुना है तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर जरूर दे पाएंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो हमने आपको क्लास की जो स्टार्टिंग में ही जब अंग्रेज़ों की इनकमिंग वाला सीजन हम आपको बता रहे थे कि जब टॉमस मुनरो का जो पहला प्रश्न आप सॉल्व कर रहे थे, टॉमस मुनरो का आगमन जो है जहांगीर के दरबार में जो आया था, तो ये जो है आप देखिए कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, यही जोड़ा सही नहीं है। और बाकी 622 ईस्वी में मुस्लिम युग की शुरुआत होती है, बिल्कुल सही है।
261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध होता है महाराज अशोक, जिसमें द्रवित हो जाते हैं और ये जो है युद्ध को त्याग देते हैं। और 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत होती है। ये भी तीनों सही हैं। इसमें गलत खाली एक है कि औरंगजेब की जो मृत्यु है दोस्तों, ये कब हुई थी? ये 1707 ईस्वी में हुई थी। और जब इसकी ये मृत्यु हुई थी तब मुगल साम्राज्य अभी तक का सबसे बड़ा और महान साम्राज्य हो चुका था, सबसे बड़ा साम्राज्य। दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु 88 वर्ष की अवस्था में हुई थी। 3 मार्च 1707 को मध्य भारत में इसकी मृत्यु हुई थी। और इसको महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, जिसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? संभाजी नगर रखा गया है, महाराष्ट्र सरकार ने रख दिया है, जिसे खुलदाबाद में दफनाया गया था। इसकी मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य था। इसे भी आपको याद रख लेना है। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हम सभी जानते हैं कि वर्ष 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी और द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से शुरू हुआ था? 1939 से शुरू हुआ। और कब खत्म हुआ? तो 45 में जाकर खत्म हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के साथ में। दोस्तों करो या मरो का नारा आप देख रहे हैं, ये महात्मा गांधी जी ने दिया है। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में इन्होंने जो है एक भाषण दिया था। और इसी भाषण में इन्होंने कहा था कि करो या मरो, अब भारत की आज़ादी के लिए जो है, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपने बलिदान देने के लिए आप तैयार रहिए। उन्होंने बलिदान देने का आह्वान किया था। यही था महात्मा गांधी का करो या मरो का नारा, जिसे आपको याद रख लेना है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसको महात्मा गांधी जी ने दिया था, जिसे अब आपको याद रहने वाला है। ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें जो है संकलित किए गए हैं दोस्तों। आप बताइए इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? काकोरी ट्रेन डकैती के नाम में आपने सुना है, कब हुआ था? और इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया है, ये भी आप जानिए। और इसमें शामिल कौन था? क्या हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन शामिल थी? ठीक है, अभिनव भारत गुप्त, अनुशीलन समिति या गदर पार्टी? इनमें से सही आंसर आपका क्या है दोस्तों? जो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है जो हमारी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन थी, ये जो है इसकी क्या थी, ये जो है इसमें शामिल थी। और ये बेहद ही महत्वपूर्ण है कि इसे आप बता सकें कि इसका रेफरेंस आप देखिए दोस्तों कि कौन था। इसके रेफरेंस को आप पढ़िए। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। 9 अगस्त 1925 को घटित काकोरी षड्यंत्र दोस्तों, ये लखनऊ के निकट काकोरी और आलमनगर के बीच में हुई थी दोस्तों। ये जो ट्रेन डकैती या का जो है योजना बनी थी, इसको राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने बनाया था। और ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। इन्हें भी अब आपको याद रख लेना है, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है हमारी आने वाली परीक्षा के लिए। दोस्तों उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है। इसे भी अब आपको याद रखना है। बताइए आपको एक क्लास कैसी लग रही है? और अगले प्रश्न का जवाब दीजिए कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? ये दोस्तों गंगा है, ये हमारी प्यारी सी गंगा, ठीक है। गंगा नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो हम सभी जानते हैं कहाँ पे है, कृष्णा नदी के ऊपर नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। इसके रेफरेंस को आप देखिए। नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर तेलंगाना में नलकोंडा जिले और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की सीमा में विस्तृत है। कौन सा? ये नागार्जुन सागर बांध। तो इसमें आपको कभी भी ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि किस राज्य में है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, इसलिए यही प्रश्न पूछा जाता है। क्योंकि वर्तमान में तेलंगाना भी 2 जून 2014 को एक अलग राज्य के रूप में शक्ल ले चुका है। और आंध्र प्रदेश तो 1956 में ही एक राज्य बन चुका था। और यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होता है। इसलिए कभी भी ऐसा प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा कि नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में है। तो राज्य में होगा तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों दिया जाएगा, और नहीं दिया जाएगा तो खाली किस नदी पर स्थित है, ये नदी का नाम आपसे खाली पूछा जाएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, कृष्णा नदी के ऊपर नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। प्रथम बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? इसका उत्तर आपको बताना है। वर्ष 1958 में, 1955 में, 1951 में या 1953 में प्रथम बार माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़े थे? तो आप जानते हैं कि आप
नेपाल के जो शेरपा हैं तेंजिंग नोरगे, उनके बारे में भी, जो तेंजिंग नोरगे हैं, तेंजिंग नोरगे के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो वो तेंजिंग नोरगे और एक व्यक्ति और कौन था, उसे ऑप्शन में बताइए कि और इस प्रश्न का उत्तर सही क्या होगा दोस्तों। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि 1953 में। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे सिलेक्टेड प्रश्न आपको बहुत ही कम क्लासेस में मिलेंगे, रिपीटेड प्रश्न मिलेंगे, लेकिन बताइए प्रश्नों की गुणवत्ता कितनी अच्छी है। और ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। ये न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोरगे ने 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर ये पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे। और उन्होंने एवरेस्ट को फतह करने के लिए दक्षिण पूर्वी रिज मार्ग का इस्तेमाल किया था। तो पहली बार आप देखते हैं कि पहले चढ़ने वाले कौन व्यक्ति हैं। चढ़ाई कब हुई थी, 1953 में हुई थी। पहले चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरगे। ये कहाँ के थे, एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे और तेंजिंग नोरगे कहाँ थे, नेपाल के थे। ये दोनों लोग मिलकर जो है पहली बार 1953 में हमारे देश की आज़ादी के 5 से 6 वर्षों में ये जो है एवरेस्ट पर भी चढ़ाई कर देते हैं। तो इसे भी अब आपको याद रख लेना है। इसी प्रश्न में आप देखें अभी कितने प्रश्न तैयार हुए। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी किस देश के निवासी हैं, तो न्यूजीलैंड के हैं। तेंजिंग नोरगे कहाँ के हैं, नेपाल के हैं। कब हुआ था, तो 1953 में हुआ है। और उन्होंने किस मार्ग का प्रयोग किया, तो दक्षिण पूर्वी रिज मार्ग का प्रयोग उन्होंने किया था। अब इसे भी आप याद रखिए। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। बाद में महात्मा गांधी ने स्वयं भी माना था खिलाफत आंदोलन में जुड़ना हमारी हिमालय पर्वत से भी बड़ी भूल थी। और इसी चीज़ को रोक रहे थे कौन, तो मोहम्मद अली जिन्ना रोक रहे थे, पाकिस्तान के संस्थापक रोक रहे थे। इस शुरुआत में तो बहुत अच्छे थे और महात्मा गांधी के अच्छे साथी हुआ करते थे, लेकिन ये अंतिम में दोस्तों इनकी स्थिति ऐसे बदल जाती है कि एक अलग राष्ट्र को जो है अंग्रेजों के बहकावे में आके एक दूसरा राष्ट्र बनवाने की जिद पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों महात्मा गांधी को खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का किसने विरोध किया था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, आप जानते हैं कि वर्ष 1920 में हुआ था। ठीक है, वर्ष 1920 में वाली खिलाफत आंदोलन में ये नहीं मिलना चाहते थे। क्यों हुआ था उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। चूँकि अंग्रेजों ने सेकेंड वर्ल्ड वार में जब टर्की के खलीफा का पद समाप्त कर दिया था, तो उसी के विरोध में दुनिया भर के मुसलमान खिलाफत कर रहे थे अंग्रेजों का। और वही खिलाफत आंदोलन ये भारत में भी चलाया गया और इसमें महात्मा गांधी मिले, जिसको रोक रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कट्टरपंथी मुसलमानों को गले लगाना खिलाफत आंदोलन में शामिल होने के फैसले के खिलाफ थे, कि कट्टरपंथी मुसलमानों को गले न लगाया जाए और खिलाफत आंदोलन में शामिल न हो जाए। क्योंकि उनका यह मानना था कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं से दोस्ती करना किसी आपदा से कम नहीं है। और आप वर्तमान में देख रहे हैं कि जो PFI के ऊपर एक्शन हो रहा है, ये PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये इसीलिए एक्शन हो रहा है क्योंकि PFI में बिल्कुल कट्टर मुसलमान हैं, जिनका टारगेट जो है पेपर न्यूज में चल रहा है 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। तो इन्होंने भारत को इससे पहले आप देखिए कि भारत की ही एक पार्ट बांग्लादेश, भारत का ही पार्ट रहा अफगानिस्तान, भारत का ही पार्ट रहा पाकिस्तान, ये तीन को तो मुस्लिम देश बना चुके हैं कट्टरपंथी मुसलमान। और अब भारत को भी जो है ये बनाना है, तो इसका सबको हमें मिलकर विरोध करना चाहिए और PFI जैसे संगठनों को इग्नोर करना चाहिए। इनको जो है इनका पूरी तरह से इनको इग्नोर करें और इनको बैन कर देना चाहिए भारत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ये कट्टरपंथी ये जिहादी विचारधारा भारत में नहीं चलेगी, चूँकि अपनी जिहादी विचारधारा के दम पर ही एक पाकिस्तान इन्होंने प्राप्त किया, एक बांग्लादेश इन्होंने प्राप्त किया, अफगानिस्तान को हमारे हाथों से छीन लिया। आप देखिए, तो अब क्या भारत को भी हम इन्हें ले जाने देंगे, तो हमें सबको मिलकर एक होना चाहिए। और भारत में ऐसे मुस्लिम कट्टरपंथी जो हैं, जो कट्टरपंथी विचारधारा के हैं, उनका 100% विरोध करना चाहिए। और ऐसे मुस्लिम जो सर्वधर्म प्रिय और सर्वधर्म समभाव के नाम से चलना चाहते हैं, चलते हैं, उनका सम्मान है, उनका स्वागत हमेशा भारत करता रहा है। अब आइए जो है आगे देखिए कि दिए गए दर्रों और उनके स्थानों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। जोजिला और बुर्जिल दर्रा क्या जम्मू कश्मीर में है। बारह लपचा और सिपकिला दर्रा क्या उत्तर प्रदेश में है। थांगाला और नीति पास दर्रा क्या लिपू लेक जो है ये कहाँ पर है। और नाथुला और जेलेपला क्या सिक्किम में है। तो इसके बारे में आप हमको बताइए कि ये कहाँ है। तो इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 1 2 3, मतलब जो जिला और ये 12 लेप्चा और थांगाले तीनों गलत हैं, या कि खाली तीसरा और चौथा ही गलत है। तीसरा और चौथा ही गलत है, या कि 2 और 3 गलत हैं, या कि 1 और 2 गलत हैं दोस्तों। तो
तो आपने पढ़ा होगा कि जो जोजिला और बुर्जिल दर्रा है ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। और नाथुला और जेलेलेपला दर्रा कहाँ पर है, सिक्किम में है। और ये जो बारा लपचा और सिपकिला दर्रा है ये उत्तर प्रदेश में तो नहीं है, लेकिन थांगला और नीति पास और लिपू लेक ये कहाँ है। तो दोस्तों ये तो दोनों आपको नहीं पता है ना, बिल्कुल नहीं पता है। जो ऑप्शन में दिया गया है तो पूरी तरह से गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा कि थागला, नीति पास, लिपू लेक दर्रा या बारालापचा सिपी किला ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। जो सही है जोजिला बुर्जिल जम्मू कश्मीर में, नाथुला जेलेपला सिक्किम में है। और आइए इसका रेफरेंस हम आपको बताते हैं कि दोस्तों ये जो इसमें 2 और 3 गलत है, मतलब कौन कौन से गलत हैं। ये बारालापचा और सिपी किला उत्तर प्रदेश में नहीं है। थांगला, नीति पास, लिपू लेक ये जो है आपका ये भी उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये मान कर चलते हैं। ये हैं कहाँ, ये इसके बारे में हम आपको अच्छे से बताते हैं। दोस्तों ये बारालापचा दर्रा जास्कर श्रेणी में एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लद्दाख जिले से अलग करता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल ज़िले को लद्दाख से जोड़ता है। और सिपकिला दर्रा कहाँ पर है, सिपकिला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये इसको आपको याद रख लेना है, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद थांगला दर्रा ये भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को एक उच्च ऊंचाई वाला पहाड़ी दर्रा है। कहाँ पर है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। नीति दर्रा उत्तराखंड में है और जो दक्षिणी तिब्बत को जोड़ता है। लिपू लेक एक हिमालयी दर्रा है जो उत्तराखंड और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच किसी सीमा पर नेपाल के साथ उसकी त्रिसीमा पर स्थित है। तो इसे अब आपको याद रख लेना है। लिपू लेक कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है, इसे जरूर याद रखना है। चीन के तिब्बत के बीच दोस्तों ये नेपाल की जो है त्रिसीमा पर स्थित है, ये हमें याद करके चलना है। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, ये कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, द्वितीयक में क्या आता है, तृतीयक में क्या आता है, ये कृषि किस में आती है, कच्चा माल किस में आता है। तो सेवा क्षेत्र किस में आता है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये तृतीयक क्षेत्र में आता है। इसका सही आंसर क्या है, तृतीयक क्षेत्र में आता है। दोस्तों अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र को आमतौर पर सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और इसमें अंतिम उत्पादों के बजाय सेवाओं का उत्पादन शामिल होता है। ये हमारा सेवा क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र, इसका दूसरा नाम क्या है सेवा क्षेत्र का, इसी का नाम है तृतीयक क्षेत्र। विनिर्माण को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है और कच्चा माल को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसे आपको याद रखना, कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र, जो विनिर्माण है वो द्वितीयक क्षेत्र और जो सेवा क्षेत्र है वो तृतीयक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसे अब आपको याद रहने वाला है। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है, ये आपका इकोनॉमिक का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्यक्तिगत कर, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, शेयरों की कीमतों, अगर ये जो हमारे शेयर हैं इनकी कीमत बढ़ती है, ब्याज की दर बढ़ती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, तो जो नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति होती है, ये अनुमानित प्राप्ति ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अनुमानित प्राप्ति जो होती है कि हमने अगर कोई निवेश किया है और उसमें से एक अनुमानित नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति का जो एक अनुमान होता है वो अगर रहता है तो ये हमारा नई पूंजी पर अनुमानित जो प्राप्ति होती है ये अगर बढ़ जाती है, ठीक है, तो इसे हमें बिल्कुल याद रखना है कि निवेश इसमें जो होता है नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति जो है ये इस प्रश्न का सही होगा। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना रहती है, तो ये जो हमारी नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति अगर ये बढ़ा दी जाती है तो जो है निजी निवेश की संभावना अधिक रहती है। इसके बारे में देखिए, निवेश दोस्तों निवेश पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय है। उदाहरण के लिए नई मशीनें, कार्यालय, नई तकनीक, ये सब निवेश ही तो हम लोग करते हैं। निवेश एक बलिदान है दोस्तों जिसमें जोखिम उठाना शामिल है। इसका मतलब यह है कि व्यवसायों, उद्यमियों और पूंजी मालिकों को इस जोखिम से कवर करने और उनका इनाम अर्जित करने के लिए अपने निवेश पर वापसी की आवश्यकता होती है। इसीलिए अगर नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति पहले से निर्धारित हो जाती है तो उसमें पूंजी निवेश की संभावना अधिक बढ़ जाती है। नई पूंजी पर प्रत्याशित प्रतिफल निवेश को प्रेरित करने के लिए एक प्रेरक रूप में कार्य करता है और मुनाफे की राशि निवेश के संभावित प्रतिफल का एक अच्छा संकेत है। तो किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है, तो नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति अगर बढ़ा दी जाती है तो निवेश की संभावना अधिक हो जाएगी। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। लिखित संविधान है और संविधान की सर्वोच्चता है, बिल्कुल सही है। शक्तियों का विभाजन भी आपने देखा है, अर्धसंघीय संरचना भी देखा है, लेकिन प्रतिबद्ध न्याय तंत्र ये हमारे संविधान की विशेषता नहीं है, क्योंकि प्रतिबद्ध न्याय तंत्र एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें जो भी वर्तमान
सरकार सत्ता में है, अगर मोदी सरकार सत्ता में है तो इनके बाद जितने भी निर्णय इन लोग करेंगे और अगर उसको कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो कोर्ट जो है इसी शासन सत्ता सरकार के निर्णय के हिसाब से ही संविधान की व्याख्या करने लगे तो उसी को प्रतिबद्ध न्यायतंत्र कहा जाता है, जो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। इसके बारे में आप देखिए दोस्तों कि ये प्रतिबद्ध न्यायतंत्र जो है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। बाकी शक्तियों का वितरण, अर्धसंघीय संरचना, लिखित संविधान भी है, संविधान सर्वोच्च है। दोस्तों प्रतिबद्ध न्यायपालिका ऐसे न्यायपालिका को संदर्भित करती है जो सत्ता में सरकार की नीतियों को बनाए रखने के लिए कानूनों और संविधान की व्याख्या इस तरह से करने के लिए प्रतिबद्ध है जो सत्ता सरकार के लिए अनुकूल है। मतलब जो सरकार अभी काम कर रही है, जैसे आप देखें साम्यवादी व्यवस्था में तो इसी तरह की व्यवस्था में लगती है कि अगर वो सरकार में है और अपने आप को 5 साल के लिए और जो है राष्ट्रपति बनाए रखना चाहते हैं तो जो है उनका न्यायतंत्र भी इसी व्यवस्था पर काम करता है। संविधान भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो समुचित कार्यकरण और संविधान के विभिन्न प्रावधानों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करता है। लेकिन जो है और कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं हमारे संविधान की, और कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उन्हें भी आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आने वाले आगामी एग्जाम में ये ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। भारत में आर्थिक सुधार 1991 में प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में जब आर्थिक सुधार हुए, क्या राजीव गांधी थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, या कि अटल बिहारी वाजपेयी थे? तो आपका जो सही प्रश्न इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि पीवी नरसिम्हा राव जो थे उस समय प्रधानमंत्री थे, चूँकि राजीव गांधी जी की इस समय मृत्यु हो चुकी थी, इनकी हत्या हो चुकी थी। ठीक है, आइए इसके रेफरेंस के बारे में बताते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब होती है? 1991 में होती है। कौन करता है? पीवी नरसिम्हा राव जी करते हैं। और उस समय वित्त मंत्री कौन थे? जिसे बाद में लोगों ने रोबोट वाला पीएम भी कहा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, और इन्हीं की अगुवाई में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे देश में 10 साल तक प्रधानमंत्री रहते हैं, इन्हें आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। किसे? पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में ये हुआ था, इसलिए पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है। लेकिन मुख्य भूमिका में इसमें बजट किसने पेश किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रस्तुत किया था। और इसी के कारण से जब आप देखें 1991 में राजीव गांधी की मृत्यु होती है तो पीवी नरसिम्हा राव बनते हैं। लेकिन जब सोनिया गांधी जी फुल कांग्रेस के पावर में रहती है और कांग्रेस सत्ता में आती है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री भी बनाया जाता है। 1951 में भारत सरकार ने विदेशी व्यापार उदारीकरण, वित्तीय उदारीकरण, कर सुधार, विदेशी निवेश को के प्रति आग्रह को शामिल किया था। इसीलिए पीवी नरसिम्हा राव को आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है। तो जब भारत में पहली बार आर्थिक सुधार हुए 1991 के दौरान और भारत एक बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था बन पाया, तो वो उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, जिन्हें हमें बिल्कुल याद रखने की जरूरत है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? अशोक मेहता कमेटी ने, रॉयल कमीशन ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज जो है वो जनवरी 1956 में इसका गठन किया गया था। और इसी में पहली बार ये घोषणा की गई थी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके 3 स्तर मान्य होंगे। और इसमें द्विस्तरीय पंचायती राज की जो है सिफारिश किसने की थी, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बलवंत राय मेहता समिति इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए इसके रेफरेंस के बारे में आपको अच्छे से बताते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने दिया था? तो दोस्तों ये विचार दिया था जनवरी 1957 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त बलवंत राय मेहता समिति जो है ये पहली समिति थी जिसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना स्थापित करने की सिफारिश की, जिसे पंचायती राज के रूप में जाना जाता है। जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत शामिल किया गया। और 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और इसे किसमें शामिल किया गया? तो भाग 9 में शामिल किया गया। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जब चींटी काटती है तो फार्मिक अम्ल आएगा, ठीक है, और जब नींबू आएगा तो उसमें क्या होगा? खट्टापन साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। इसे आप जरूर याद रखिए। और इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। ये खट्टापन जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो इसी कारण से होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए नींबू का जो दोस्तों रस है ये साइट्रिक एसिड के कारण अम्लीय हो जाता है। ये जो साइट्रिक एसिड होता है एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ट्राई कार्बोलिक एसिड है जो संतरे, आंवला, अमरूद जैसे आदि कई खट्टे फलों या सब्जियों में पाया जाता है। और आज का अंतिम प्रश्न आप बताएं कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? इसके बारे में बताइए। विशिष्ट चर्म, चर्म, अधिचर्म या अंतस्थ चर्म? तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों कि जो हमारे त्वचा की सबसे ऊपरी परत है, जो आप स्क्रीन टच करके अपना
मोबाइल चला रहे हैं, तो ये दोस्तों क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस त्वचा को जो है त्वचा की पतली बाहरी परत होती है जिसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक को कहा जाता है स्क्वेमस कोशिकाएं, बेसल्स कोशिकाएं और लास्ट होती है मेलानोसाइट्स। डर्मिस जो होती है दोस्तों ये त्वचा की मध्य परत है, और जबकि चमड़े के नीचे की वसा की परत त्वचा की सबसे गहरी परत होती है। इसे अब आपको याद रख लेना है कि सबसे ऊपरी सतह क्या कहलाती है, तो आधिचर्म या एपिडर्मिस कहलाती है। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है, आपकी आगामी परीक्षा में 100% आपके काम में आने वाली क्लास है। मिलते हैं अगली क्लास में, जरूर देखिए। जय हिंद, जय भारत।